हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में भी एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा की 90 असेंबली सीटों के लिए एग्जिट पोल में बीजेपी को 2/3 अक्सरियत मिलते हुए दिखाया गया है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा असेंबली इंतखाबात में 71 सीटें जीतकर बीजेपी रियासत की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, तो ये कांग्रेस को 11 और बाकियों को 8 सीटें मिलने का इम्कान है। जन की बात के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 57, कांग्रेस को 17 और दीगर जमातों को 16 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी के मुताबिक बीजेपी हरियाणा में तारीख दर्ज करते हुए 75 सीटें जीत सकती है, तो कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटों पर ही इत्मीनान करना पड़ सकता है, जबकि दीगर के खाते में 5 सीटें आने का इम्कान है। न्यूज एक्स ने बीजेपी को 77, कांग्रेस को 11 और बाकी को 2 सीटें ही दी हैं। TV9 भारतवर्ष के मुताबिक बीजेपी को हरियाणा में 47 और कांग्रेस को 23 और बाकी को 20 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 72, कांग्रेस को 8 और दीगर जमातों को 10 सीटें मिलने का इम्कान है। अगर सभी एग्जिट पोल्स का औसत भी निकाला जाए तो बीजेपी आसानी से हरियाणा में फिर से इख्तिदार की जानिब बढ़ती दिख रही है। 2014 के हरियाणा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 15, इंडियन नेशनल लोकदल को 19 और दीगर जमातों को 9 सीटें मिली थी। ये गूंज मुल्क में लगातार जारी है। नमो पर मुल्क का भरोसा अटूट बना हुआ है। पीएम मोदी हिंदुस्तानी सियासत के सिरमौर बने हुए हैं। सियासत की गंगा के गंगोत्री भी पीएम मोदी हैं और बंगाल की खाड़ी भी। मुल्क की सियासत पीएम मोदी से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे। मई 2019 में एक तरफ अवाम ने अक्सरियत से मुल्क की बागडोर उन्हें सौंपी, तो केवल 5 महीने के बाद ही महाराष्ट्र और हरियाणा में भी अवाम फिर पीएम मोदी के काम पर भरोसा जताती दिखाई दे रही है। यानी साफ है कि महा एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद को 288 में से 203 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस इत्तेहाद को केवल 70 सीटें मिल रही हैं और दीगर के खाते में 15 सीटें आ रही हैं। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र को फिर से नरेंद्र की बदौलत हुकूमत मिल रही है। फडणवीस ने बहुत अच्छा काम किया है। लोग चर्चा में कहते हैं कि पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री बना जिसके राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जो ईमानदार मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के अंदर। ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से जनता के द्वारा उन्हें पदवी है। इसीलिए महाराष्ट्र में और हरियाणा में दोनों मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया है। 2/3 बहुमत से सरकार बनी। महा एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। यानी हरियाणा में पीएम मोदी की बदौलत फिर से बीजेपी की मनोहर इमेज बन रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात मोदी सरकार के लिए बेहद अहम है। 2019 में पीएम मोदी फिर से मुकम्मल अक्सरियत के साथ पीएम बने थे। इसके बाद मोदी सरकार की जानिब से कई बड़े फैसले भी लिए गए। आर्टिकल 370 को हटाया गया, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया, तो अयोध्या पर समाअत पूरी हुई। लेकिन इसी दौरान सरकार पर लगातार माशी मोर्चे पर नाकाम होने के इल्जाम भी लगे। मंदी की बातें भी कही गई। ऐसे में एग्जिट पोल नतीजों पर बदलता है तो यह तय है कि इल्जाम केवल जुबानी रह जाएंगे। पीएम मोदी के नारे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर लोगों को अटूट भरोसा कायम है और अवाम केवल और केवल पीएम मोदी को ही अपना लीडर मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
नीट, एम्स और जिपमेर के एग्जाम को एक जगह ही मर्ज करने की तैयारी अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले लाखों स्टूडेंट्स किस पैटर्न सिलेबस से तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस मर्जिंग का नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जारी करेगी। ऐसे में तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को 2 दिसंबर तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इसी दिन दरख्वास्त अमल शुरू होगा और इसी दिन एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस की जानकारी मिलेगी। नीट, एम्स, जिपमेर के तीनों ही एग्जाम मर्ज होने जा रहे हैं। इसकी जगह अब सिर्फ नीट इम्तिहान हुआ करेगा, जिसके रिजल्ट की बुनियाद पर काउंसलिंग से एम्स, जिपमेर और नीट उम्मीदवार चुने जाएंगे। एजुकेशनिस्ट इसे तलबा के मफाद में बता रहे हैं। अगर हम आज की स्थिति देखें तो अभी तक के जो भी नोटिफिकेशन या न्यूज़ सामने आई है, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि देश में मेडिकल एंट्रेंस के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, नीट, और एम्स और जिपमेर के अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। बट जो फाइनल नोटिफिकेशंस फॉर्म्स के साथ रिलीज़ होंगे तब हमें और ज़्यादा खुलासा हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे फ़ायदे ज़्यादा नज़र आते हैं इसके अंदर। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट जो है वो नीट का एग्ज़ाम अलग देता था, एम्स का एग्ज़ाम अलग देता था, जिपमेर का एग्ज़ाम अलग देता था। अब उसका एक कॉमन एग्ज़ाम होगा तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेस लेवल उसका 3-3 बार जा रहा था वो एक ही जगह पे सिमट के रह जाएगा। हालांकि नया निजाम कुछ मायनों में तलबा की मुश्किलात में इजाफा कर सकता है, क्योंकि नीट और एम्स के इम्तिहान में करीब 1 महीने का फर्क होता था। ऐसे में नीट का इम्तिहान अगर खराब होता था तो इसकी भरपाई एम्स के इम्तिहान में हो जाती थी। साथ ही किसी तालिबे इल्म का एम्स में सिलेक्शन होने पर उसकी नीट की सीट, खाली सीट उससे नीचे वाले तालिबे इल्म को मिल जाती थी। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। जैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा एडवांटेज भी होगा, क्योंकि मुझे ऐसा एक पॉइंट ऐसा लग रहा है क्योंकि एम्स और जिपमेर नीट में ही इन्वॉल्व हो गया है तो शायद थोड़ी सी सीट्स बढ़ जाएंगी तो कट ऑफ लो जा सकता है। अगर ये एग्ज़ाम मर्ज होता है तो हमें एक पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा और दूसरे के लिए पढ़ाई नहीं करनी होती। एम्स के लिए जैसे अलग से जीके पढ़ना पड़ता था, इंग्लिश के लिए और वो पढ़ना पड़ता था, तो वो नहीं करना पड़ेगा। और एक ही एग्ज़ाम है तो उसके लिए पूरा कंसंट्रेशन उस पर रखना पड़ता। कभी कभी ये सेकेंडरी थॉट्स आते थे कि एम से ज़्यादा हार्ड है तो वो नहीं देंगे, हम नीट की तैयारी कर लेते हैं, तो इसलिए अब दोनों कर सकते हैं अपन। अगर ये एग्ज़ाम मर्ज होते हैं तो अगर अपन एक ही चीज़ पे कंसंट्रेशन कर सकते हो और उसी के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। सीट्स भी जो टॉप रैंक होंगे वो एम्स की जा सकते हैं वैसे, और जो और रैंक होंगे उनके रैंकों के हिसाब से जा सकते हैं। डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे तलबा ने भी इस निजाम की तारीफ की है। बहरहाल तीनों इम्तिहान को मर्ज करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की भी मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अब एनटीए के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जब 2 दिसंबर 2019 को इम्तिहान के लिए दरख्वास्त शुरू होंगी तब ही साफ हो पाएगा कि इम्तिहान का पैटर्न और निसाब कैसा होगा। ललित कुमार की रिपोर्ट, जयपुर। अक्टूबर खत्म होने को है लेकिन आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। केरल में शदीद बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल बन गई है। केरल के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश ने एक बार फिर से सैलाब जैसे हालात बना दिए हैं। भारी बारिश की वजह से कई नदियां तुगयानी पर हैं। महज कुछ ही घंटों की बारिश में केरल में हालात बेकाबू हो गए। कोच्चि में लोग पानी भरने से फंसे तो गाड़ियां पानी में खिलौने की तरह तैरती हुई नजर आईं। सड़कों पर बहता ये समंदर घरों में घुसा तो लोग सहम उठे। देखिए कैसे सड़क पर बहते दरिया में एक बस अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में है। और बस में सवार लोगों की जान मुश्किल में है।
अब इस कार को ही देख लीजिए, जो पानी की भयानक लहरों में फंसी हुई है और कार के अंदर लोग फंसे हुए हैं। सड़क पर बहते पानी का वेग इतना तेज है कि ये कार अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रही। तो दूसरी तरफ आफत की इस बारिश ने शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। केरल के अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु में भी भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। ये कर्नाटक के बेलगावी की तस्वीरें हैं, जहां सरकारी स्कूल आधे से ज्यादा पानी में डूब गया, तो वहीं बारिश की वजह से सड़क का हिस्सा टूटने से लोग एक तरफ ही फंसे रहे। भारी बारिश से कर्नाटक के कई जिलों में पानी की तबाही जारी है। हुबली में घरों से लेकर स्कूलों और दुकानों से लेकर बैंकों और दूसरी सरकारी बिल्डिंग में पानी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। देखिए, ये तस्वीरें धारवाड़ जिले की हैं, जहां टोल नाके पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिस वजह से बसों और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। आसमानी आफत को देखते हुए केरल के कई जिलों में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी बारिश होने का खदशा है, जिसको लेकर महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही माहीगीरों को भी समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे तालिबे इल्म से जिसने इजाद किया है एक ऐसा डिवाइस जिसे बिजली चोरी करना होगा नामुमकिन। आखिर कैसे लगेगी बिजली चोरी पर लगाम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिजली महकमा चाहे जितनी भी सख्ती कर ले, लेकिन बिजली चोर सुधरने को तैयार नहीं। मीटर जांच की मुहिम से उम्मीद थी कि बिजली चोरी रुकेगी, लेकिन हुआ उल्टा। मीटर से छेड़छाड़ के मामले कम होने की जगह बढ़ गए। ऐसे में सवाल ये है कि इन बिजली चोरों का इलाज क्या है। एक तालिब इल्म की इजाद बिजली चोरों को सबक सिखा सकती है। चंदौसी के शोभित ने एक डिवाइस तैयार किया है। दावा है ये डिवाइस अगर मीटर में फिट हो गया तो चोरी करना तो दूर, कोशिश भी अगर की तो पकड़े जाएंगे। तो ये घर की लाइट हमारी बंद हो जाएगी। इस डिवाइस की 2 यूनिट हैं। एक बिजली के पोल पर फिट होगी और दूसरी सारिफिन के मीटर पर। दावा है कि सारिफ ने अगर मीटर में गड़बड़ी की कोशिश की या बिजली चुराने की तरकीबें आजमाई तो उसके पूरे घर की बिजली चली जाएगी और दोबारा बिजली सप्लाई तभी होगी जब बिजली महकमे का इलेक्ट्रीशियन सारिफ के घर पहुंचकर दोबारा बिजली चालू करेगा। आजकल बिजली की चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को रोकने के लिए हमने एक डिवाइस तैयार कर रखा है। इस डिवाइस का यह सर्किट हमारा पोल के पास लगेगा और ये सर्किट हमारा मीटर के पास लगेगा। इस कंडीशन में जब भी हमारे घर पर लाइट आएगी और ये डिवाइस और ये घर के पोल से घर के तक का ये वायर होता है, इसमें जब भी कोई कट करेगा, ये बिजली चोरी करने की कोशिश करेगा, तब उसके घर की लाइट बंद हो जाएगी और फिर ये लाइट ऑन नहीं होगी। इसके लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में फोन करना पड़ेगा कि उसने बिजली की चोरी की है, इसलिए उसका मीटर बंद हो गया है। शोभित की इस डिवाइस की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने भी तारीफ की है। हालांकि उन्होंने शोभित को डिवाइस में कुछ और अपडेट करने के मशवरे भी दिए हैं। शोभित इससे पहले भी ऐसे डिवाइस की इजाद कर चुका है जो सड़क हादसे रोकने में काफी कारगर है। इस डिवाइस से बाइक बिना हेलमेट पहने स्टार्ट नहीं होगी। शोभित इस तरह की कई और इजाद करना चाहते हैं, लेकिन इक्तिसादी तंगी आड़े आ रही है। आने वाले टाइम में और भी चीज़ों पे काम चल रहा है। अगर गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो हम इससे भी अच्छी चीज़ें और अच्छा काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपडेट हो सकते हैं। सबसे पहले इसको हम और छोटा बना सकते हैं, जिसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है तो हम इसको और अपडेट कर सकते हैं, तब तो आने वाले और प्रोजेक्ट पर भी काम। शोभित ने 12वीं पास कर ली है
लेकिन इक्तिसादी तंगी की वजह से आगे की पढ़ाई सही तरीके से नहीं चल पा रही है। बावजूद इसके शोभित का कुछ अलग कर दिखाने का जुनून बरकरार है। हालांकि अच्छी बात यह है कि संभल के साबिक एमएलसी और चाय सनतकार परमेश्वर लाल सैनी ने शोभित को इक्तिसादी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उम्मीद है शोभित का ये जुनून मेक इन इंडिया के ख्वाब को आगे लेकर जाएगा। सुनील सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया, संभल। हज 2020 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की मियाद अब सिर्फ 20 दिन ही बाकी रह गई है, लेकिन बिहार में आज़मीन हज के फॉर्म भरने की रफ्तार काफी सुस्त है। हालांकि रियासती हज कमेटी ने 16 जिलों में हज फॉर्म भरने का नज्म किया है। बिहार में हाजियों का कोटा 10,000 से ज्यादा है। रियासती हज कमेटी के लिए इस कोटे को पूरा करना एक चैलेंज से कम नहीं है। अब तक सिर्फ 601 आज़मीन हज ने ही दरखास्त दी है। हज ऑपरेशन से जुड़े लोगों का मानना है कि इतनी कम तादाद में दरखास्त आने की कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने की इजाज़त देना है। दूसरी वजह बिहार के कई इलाकों में सैलाब आना और तीसरी वजह 2017 के मुकाबले हज के अखराजात में तकरीबन 1 लाख रुपए का इजाफा होना है। पटना के हज भवन में जी सलाम से गुफ्तगू करते हुए हज ऑपरेशन से वाबस्ता कई लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरने में होने वाली दुश्वारियों का जिक्र किया। ये जो सरकार का फैसला है हज के लिए फॉर्म भरने के लिए जो ऑफलाइन की सुविधा ख़त्म किया है, ये खास करके बिहार के लोगों के साथ ना इंसाफ़ी हुई है। यहाँ जो अभी मौसम के एतबार से बिहार के 18 ज़िला में जो बाढ़ आया है, इससे काफ़ी लोग मुतासिर हैं और परेशान हैं। ऑनलाइन में स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत हो जाती है, जिससे बाद में उसको सुधारने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए गुजारिश करेंगे कि ऑफलाइन की भी सुविधा रखी जाए। दूसरी जानिब बिहार स्टेट हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मोहम्मद राशिद हुसैन ने बताया कि आज़मीन हज की सहूलत के लिए 16 जिलों में हज ओहदेदारों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा तरगीब हज मुहिम भी चलाई जा रही है। राशिद हुसैन के मुताबिक बिहार की तरह मुल्क की दीगर रियासतों में भी हज फॉर्म भरने की रफ्तार बेहद सुस्त है। इसमें खातिर ख्वाह इजाफा नागुज़ीर है और उसके बिना जो हज के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये बावर कराना चाहूँगा कि हज का दरख्वास्त फॉर्म भरने के लिए इंटरनेशनल पासपोर्ट की ज़रूरत होती है और बहुत सारे हज के ख्वाहिशमंद अफराद का इंटरनेशनल पासपोर्ट बनाने का अमल प्रोसेस में है और उसमें वक्त लगता है। पुलिस वेरिफिकेशन का मसला है, प्रिंटिंग का मसला है, डिस्पैच और डिलीवरी का मसला है, तो उसके लिए तो इजाफी वक्त चाहिए। हुकूमत और सेंट्रल हज कमेटी को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन रुकावटों को दूर करे ताकि बिहार से ज़्यादा लोग हज की सआदत हासिल कर सकें। कैमरा पर्सन शायान के साथ मैं सैयद जावेद हसन, जी सलाम, पटना। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर मिट्टी के दिए बनाने वाले मुस्लिम कारीगर इन दिनों काफी परेशान हैं। पहले जहां दिवाली आते ही इनके चेहरों पर रौनक आ जाती थी, तो वहीं अब जदीद इलेक्ट्रॉनिक सामान ने इनका कारोबार पूरी तरह से चौपट कर दिया है। अब लोग मिट्टी के बने दिए बहुत कम ही खरीदते हैं। दियों के त्योहार दिवाली में एक जमाने से कुम्हारों की कारीगरी की बोली लगती आ रही है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों में गैर मुल्की चमक ने इसकी कारीगरी को फीका बना दिया है। दियों की जगह अब आर्टिफिशियल लाइटें यानी चाइनीज सामानों ने ले ली है, जो अब कसीर तादाद में बाजार में दस्तयाब हैं। लोग दिवाली के मौके पर इन लाइटों से अपने घरों को सजाते हैं, जिससे कि कुम्हार बेरोजगारी के दहाने पर आ गए हैं। बाप दादाओं के टाइम पे जो है क्या नाम हमारा काम बहुत अच्छा चलता था। अब क्यों चाइनीज माल उस वक्त नहीं था, उस वक्त जो है चाइनीज माल जो है कि नहीं था, तो हमें जो है हमारे बाप दादा जो है बहुत अच्छे तरीके से दिए बेचते थे। लेकिन अब चाइनीज माल के आने से आदमी चाइनीज माल की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, लेकिन हमारे दीपक नहीं खरीद रहे हैं। अब हमें जो है क्या नाम खुद बेचने में भी रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं।
मुस्लिम कारीगरों ने बताया कि इस कारोबार से उनके बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा नहीं हो पा रही। वो अपने बच्चों को सही तरीके से तालीम हासिल कराने से कासिर हैं। मुस्लिम कारीगरों ने कहा कि ये उनका पुश्तैनी काम है जो उनके बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है, लेकिन जब से चाइना का सामान मार्केट में आया है तो मिट्टी से बनाए जाने वाले बर्तन, दियों की वैल्यू अब काफी कम हो गई है। और हर कोई पुलिस वाले आते हैं, हमें वो कहते हैं ठिया उठाओ, वो करो, और बच्चे हम पढ़ा नहीं पाते। चाइना माल चलन लगा, मिट्टी के माल को हमें कोई लेता नहीं, खरीदारी करता है ज़्यादा, हम अपना खर्चा भी नहीं पार सकते पूरा। चाइना जो नहीं आओ तो हमारा माल बढ़िया बिकेगा, हमें फ़ायदा होगा। चाइना का जो माल बंद हो चुका तो हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मोमबत्ती द्वारा ना बिके तो हमारा दीपक चल जाए तो अच्छी बात है, हमें फ़ायदा होगा। आप लोगों का सहयोग मिल जाए तो हम मतलब मिट्टी के बर्तन बिकते रहे हमारे, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आपका। टिमटिमाती चाइनीज झालरों ने रिवायती मिट्टी के बर्तनों और दियों की मांग को खत्म कर दिया है, जिससे कुम्हार माली बहरान के दौर से गुजर रहे हैं। दिन रात एक करने के बावजूद उन्हें अपनी मेहनतनामा भी नहीं मिल रहा। बहरहाल अब इसकी जानिब कोशिश की जानी चाहिए ताकि दिवाली के दियों की रोशनी से कुम्हारों के घरों में भी उजाला हो। जी सलाम के लिए देवबंद से सैयद उवैस अली की रिपोर्ट। गुज़िश्ता 17 अक्टूबर को तुर्की और अमेरिका के दरमियान मशरूत जंगबंदी का जो मुआहदा हुआ था उसकी मियाद कल ख़त्म हो रही है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इसकी मुद्दत में तोसी होगी या फिर नहीं। मुआहदे के तहत कुर्द जंगजुओं को तुर्क की आयद हदबंदी से 5 दिनों के अंदर पीछे हटना था। खबरों के मुताबिक कुर्द जंगजू इन इलाकों से पीछे हट चुके हैं, लेकिन अर्दगान ने वाजे कर दिया है कि सेफ जोन को पूरे तौर पर खाली नहीं किया गया तो तुर्की दोबारा हमला करने के लिए आज़ाद है। हालांकि जंगबंदी को लेकर तुर्की और अमेरिका पर आलमी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी यकीन दहानी को लेकर तुर्की क़यादत में शकूक पाए जाते हैं। इस लिहाज से कल मंगल को अर्दगान यानी कि आज अर्दगान और पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि कुर्दों ने अगर मुजाहिरे की पासदारी नहीं की तो तुर्की और रूस के मजीद करीब आने के इम्कान बढ़ जाएंगे। Turkey and the United States are allies in NATO, and also they have very deep-rooted cooperation in the fields of security, defense industry, and others. So there should and there must find a ground for making a consensus for that. Two governments under pressure of international public to end the ongoing operation. Turkey announced that Turkey will monitor whether these promises are kept or not. Why? Because we have really bad experiences with regard to promises made by United States of America to Turkey. So Turkey would like to see, then decide whether to end the operation or not. And this date is very much related to the meeting planned with the Russian President Putin. When it is 22nd of October, if the promises are not kept, Turkey will continue with Russia. शुमाली शाम में तुर्की की फौजी कार्रवाई से इलाके में इंसानी बहरान पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। तुर्की फौज की कार्रवाई शुरू होने के बाद लाखों अफराद दोबारा बेघर हो गए हैं। खुद इंतजामिया का कहना है कि तकरीबन 2.25 लाख अफराद अपना घर बार छोड़ चुके हैं। इनमें से 70,000 के करीब बच्चे बताए जा रहे हैं। वाज़ेह हो कि इन इलाकों में असद मुखालिफ शामी पनाह गुज़ीनों की भी बड़ी तादाद मौजूद है, जो खाना जंगी शुरू होने के बाद हलब समेत मुख्तलिफ इलाकों में हिजरत कर यहाँ पर चले आए थे। इनकी अक्सरियत कुर्दों पर मुश्तमिल है। इन लोगों को खुले मैदान में बने खेमों और स्कूलों में रखा गया है। इनमें से कुछ एन ईसा कैंप में भी भागकर यहाँ पहुंचे हैं। तल अबियज के कैंप्स में मुकीम लोगों को बुनियादी सहूलियात भी नहीं फराहम है। खाने पीने की अशिया से लेकर दूसरी चीजें भी इन्हें मुहैया नहीं है।